So this is our 12th lecture from P block elements. और आज के इस लेक्चर में शायद मुझे एक बार बता देना लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने। थोड़ा सा मुझे यहाँ से शायद से डाइऑक्सीजन स्टार्ट करना था। मुझे एक बार ये बता दो क्या डाइऑक्सीजन से स्टार्ट करना था, ये रिप्लाई कर दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे ये बता दो कि कहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ था ये एक बार मुझको बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, डाइऑक्सीजन से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो देखिए, डाइऑक्सीजन से हम यहाँ पर इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। एक सेकंड आप रुक जाइए बस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आज भी लोगों ने सिंसियरिटी खो दी है और वापस से इस समय 5-6 लोग ही देख रहे हैं। देखते हैं एक बार। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, एक सेकेंड। हाँ चलिए भाई, डाइऑक्सीजन से स्टार्ट करना है ना अपने को, तो डाइऑक्सीजन से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग लिखेंगे डाइऑक्सीजन और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अपने। सो देखिए, डाइऑक्सीजन में सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। सबसे पहले हम डाइऑक्सीजन को बनाएंगे कैसे, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, तो डाइऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड। थोड़ा वेट करिए एक सेकेंड ना, थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, तो उसको मैं बस रुकिए 1 मिनट के अंदर रिजॉल्व करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, शायद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, हम डाइऑक्सीजन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, डाइऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लैबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम डाइऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, ऐसी सॉल्ट जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको हीट कर दिया हमने, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है ना, सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। ऐसी सॉल्ट जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको अगर हमने हीट कर दिया तो वहाँ से हमें डाइऑक्सीजन मिल जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसको आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लें फटाक से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कौन? हाँ कौन? हाँ यूट्यूब पर। हाँ ठीक है। चलिए, तो आपने उम्मीद है कि पहली रिएक्शन लिख ली होगी यहाँ पर। KClO3 को हमने हीट कर दिया और यहाँ से हमें KCl और O2 मिल गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, बाय
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनको हमने थर्मल डिकम्पोज कर दिया, हीट के प्रेजेंस में तोड़ दिया, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर बात क्या है कि Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड ले लिया हमने, ठीक है, मरकरी का ऑक्साइड ले लिया हमने, लेड के ऑक्साइड्स ले लिए और इसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करा दिया। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन अगर करा दें किसका, ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाए जाते हैं ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाए जाते हैं उन मेटल्स की ऑक्साइड को ले लें हम, ठीक है, और उनका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करा देंगे तो हमें डाइऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। देखिए मैं आराम आराम से इसलिए बताता हूं कि आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा तो वाह, किसी एक बच्चे ने डिसलाइक कर दिया क्योंकि नाम पूछा तो नाम नहीं बताया गया। नाम से क्या करोगे मेरा नाम जान के? काम की बात करते हैं। काम ये है कि केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है यहाँ पर, इस समय ऑक्सीजन फैमिली चल रही है, बस इतना ही जानो, ठीक है। चलिए तो सेकंड वाली रिएक्शन, आप ये जो रिएक्शंस हैं वो भी लिख लेंगे। सिल्वर की ऑक्साइड्स हैं, मर्क्यूरी की ऑक्साइड्स हैं, लेड की ऑक्साइड्स हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाए जाते हैं ना मेटल्स, उनकी ऑक्साइड्स को हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया है, ठीक है, तो वहां से हमें डाइऑक्सीजन मिल चुका है। चलिए तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थोड़ा सा सिंक करने में दिक्कत सा आ रहा है यार, तो पता नहीं क्यों दिक्कत आता है ये आजकल। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। हमारा देखिए थर्ड पॉइंट क्या है वो समझिए। यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज्ड इनटू वाटर एंड डाइऑक्सीजन बाय द कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया है, H2O2 लिया है, तो H2O2 का जब आप डिकम्पोजिशन कराएंगे तो आपको वहां से वाटर और डाइऑक्सीजन ऑब्टेन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखेंगे। क्या याद रखना है कि H2O2 लिया आपने, ठीक है, और H2O2 का डिकम्पोजिशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज मेटल्स, मैग्नीज, डाइऑक्साइड, है ना, MnO2 के प्रेजेंस में MnO2 हमने ले लिया और यहाँ पर हमें मिल जाएगा H2O और O2, ठीक है। देखो यार बिल्कुल भी सिंक नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, शायद से भी सही हो जाए। वो सुबह से ही कनेक्टिविटी का इशू है यहाँ पे, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसे तब तक मन में गाना वाना गुनगुना लो, शायद तब तक सही हो जाए, तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे अच्छे से। ऐसे परेशान मत हुआ करो यार थोड़ी थोड़ी बातों पे। ये देखो ऐसे 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 किया जा रहा है लेकिन सही हो नहीं रहा है ये। चलिए तो भाई यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और यहाँ पर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ चुकी हैं। चलो मैं यहाँ से पेन उठा लेता हूँ, यहाँ से करते हैं हम लोग काम। ये हमारा थर्ड मेथड है जिसमें हमने H2O2 को डिकम्पोज करा दिया और यहाँ से हमें H2 और O2 मिल चुका है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स आपने लिख लिए होंगे। अब देखो क्या है आगे चल के क्या लिखा है, ऑन अ लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर, ठीक है। भाई एयर के अंदर भी ऑक्सीजन है और वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन, तो वाटर और एयर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी को तोड़ देना, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, जिससे हमें हाइड्रोजन तो कैथोड पर मिल जाएगा और ऑक्सीजन एनोड पर मिल जाएगा। तो ये रट लेना ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को रट्टा मार लो पूरी तरीके से अभी के लिए, बाकी जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये वाली रिएक्शन मैं कराऊंगा, वहाँ पर समझ में आ जाएगा तुमको। अभी के लिए रट लिया कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पर निकलता है और ऑक्सीजन एनोड पर निकलता है, ठीक है। इतना क्या दिक्कत आ रहे हो सर जी सिंक करने में?
फटाफट लिख लो यार, है ना, शायद से अभी सही हो जाए। बात समझ में आ गई ना तुम्हें यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर है ना पॉइंट? चलिए तो हम बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा, हा आ गया यार, सिंक हो गया वो, ठीक है, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, शायद सिंक वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोऑपरेट करने के लिए अब तक। अब देखें आगे क्या लिखा है, इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्री में किस तरीके से डाइऑक्सीजन का प्रिपरेशन किया जाता है वो देख ले रहे हैं हम यहाँ पर। इंडस्ट्रियली, ठीक है, इंडस्ट्रियली डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एयर के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और वाटर वेपर है, ठीक है, तो एयर में भाई हमारे पास क्या है, एयर में H2O के वेपर्स भी हैं, ठीक है, और एयर में CO2 भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, और एयर में नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है, तो एयर में बहुत सारी चीज़ें। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, फिर वाटर के वेपर निकालते हैं, देन द रिमेनिंग गैसेज आर लिक्विफाइड। उसको जो बची हुई गैसेज है, बची हुई गैसेज कौन कौन सी हैं अभी भी बेटा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं। बची हुई गैसेज को लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उस लिक्विड का किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको मैंने सोल्यूशन चैप्टर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाया है, टू गिव डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन, जिससे हमको डाई ऑक्सीजन मिल जाता है। हमें ज़रूरत किसकी है, डाई ऑक्सीजन की। तो एक बार मैं नट शेल में बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे। देखिए भाई डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे किया जा रहा है। पहला पॉइंट है कि पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दो, मतलब KClO3 को गर्म कर दो। तो KClO3 को अगर आप गर्म कर दोगे तो फिर आपको भाई क्या मिलेगा, KCl और ऑक्सीजन मिल जाएगा यहाँ पर। इट्स वेरी सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, है ना। अभी देखो सेकंड वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि इसमें हमने थर्मली डिकम्पोज कराया है कौन से मेटल्स के ऑक्साइड को, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाए जाते हैं ना, नीचे वाले मेटल्स के ऑक्साइड को हमने थर्मली डिकम्पोज कराया है। जैसे सिल्वर का ऑक्साइड हो गया, मर्क्यूरी का ऑक्साइड हो गया, लेड के ऑक्साइड्स हो गए। ये सेकंड प्रिपरेशन है, यहाँ पर आप रिएक्शंस याद रखोगे। थर्ड वाले में हमने क्या किया बेटा, थर्ड वाले में हमने किया हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज कराया वाटर और डाइऑक्सीजन में। तो H2O2 को जब डिकम्पोज कराएंगे तो वाटर और डाइऑक्सीजन मिलेगा, एक ये बात याद रखनी है। फिर आगे बढ़ जाते हैं लार्ज स्केल पर। अगर हम बात करें लार्ज स्केल पर हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, यहाँ पर ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखो इस चीज़ को आराम आराम से बार बार ना सुनते रहो मज़े से एकदम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनने का दूसरा नाम है, बार बार सुनो, बस अपने आप क्या है तैयार हो जाएगा। अभी देखो आगे क्या है, ऑन अ लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर, ठीक है, बड़े स्केल पर हम वाटर और एयर से बनाते हैं। यहां पर मैंने आपको बोला ये वाला पॉइंट ना बेटा याद रखना आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, लीड्स टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन द कैथोड। कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर अपने को क्या मिलेगा, डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा, और एनोड पर हमें क्या मिल जाएगा, डाइऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ये कब मिलेगा बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे जब हम वाटर का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे होंगे पानी का, तो हमें वहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर डाइऑक्सीजन मिल जाएगा। बात समझ गए। अब देखो आगे एक फिर से पॉइंट है, इंडस्ट्रियली, है ना, इंडस्ट्री में कैसे डाइऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं। हम एयर को क्या करते हैं, पहले उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, फिर वाटर वेपर निकालते हैं, और बची हुई एयर को फिर लिक्विफाई करते हैं, और उस लिक्विफाई करने के बाद हम वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जो कि आपको मैंने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया है। और वहाँ से हमें जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो डाई नाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन मिल जाता है। इट्स वेरी सिंपल यार, समझ में आया प्रिपरेशन कैसे हो रही है यहाँ पर। अब बोलो, मन मन में बोलो, अब कैसे कैसे प्रिपरेशन हो रही है, चलो फटाफट बोलो। तो लो 3 पॉइंट्स तुम्हारे सामने, अब मन में एक बार रिपीट करो इसे, ऐसे गाने के फॉर्म में गाओ जल्दी जल्दी, है ना भाई। पोटेशियम क्लोरेट को हमने लिया और ऐसे डिकम्पोज करा दिया तो वहाँ से डाइऑक्सीजन मिल गया। फिर हमने ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड ले लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाए जा रहे हैं, उनको डिकम्पोज करा दिया तो हमें डाइऑक्सीजन मिल गया।
फिर हमने H2O2 को डिकम्पोज करा दिया तो वहाँ से वाटर और डाइऑक्सीजन मिल गए। फिर हमने क्या किया, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया तो कैथोड पर डाइहाइड्रोजन मिल गया और एनोड पर डाइऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, फिर इंडस्ट्री में कैसे बनाया गया बेटा डाइऑक्सीजन, वहाँ पर एयर लिया गया, एयर से पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया गया, वाटर वेपर निकाल दिया गया, और उसके बाद जो बची हुई गैसेज है ना उसको लिक्विफाई करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया गया उसका, और जिससे हमें डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन अलग से मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन हो गया किसका, डाइऑक्सीजन का। आई होप आपने इसको नोट में कॉपी कर लिया होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अब एक गाने जैसे गुनगुनाया करो तुम, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो, चुपचाप बैठोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने से रही। अब आ जाते हैं भाई प्रॉपर्टीज पर। हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, डाइऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। डाइऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। भाई इसका कोई कलर नहीं होता है। ऐसे क्या आपको सराउंडिंग में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो तो क्या आपको उसका कलर दिखता है? ऑब्वियसली नहीं दिखता। तो आप इस पॉइंट को तो ऐसे ही याद रख सकते हो, डाइऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस का कलर थोड़ी ना दिखता है हमें, वो कलरलेस गैस है। ठीक है, क्या आपको महक आती है उसकी? ऑब्वियसली नहीं आती, तो ऑर्डरलेस गैस है। तो डाइऑक्सीजन कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है, इसमें तो याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो आप खुद ही जानते हो। Its solubility in water is up to the extent 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube water at 293 Kelvin। अब देखो solubility कितनी है इसकी? इसकी solubility है कि 3 ml, लगभग 3 ml ऑक्सीजन गैस 100 ml पानी में soluble हो जाएगी। वापस से लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml। 3 ml of dioxygen gas can be soluble in 100 ml water at 293 Kelvin। बात समझ गए? at 293 Kelvin। इट्स वेरी इजी। बात समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? बहुत आसान है, इसकी सॉल्युबिलिटी बोली गई है। ये डेटा नहीं याद करना है बस। अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहली बार में जितना अच्छे से हम पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे हड़बड़ी करके भाग के नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज जस्ट सफिशियंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ द मैराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। भाई मछलियां हैं, है ना, एक्वेटिक लाइफ मतलब मछलियां हैं जो भी पानी के अंदर रह रहे जीव जंतु हैं, मैराइन लाइफ, तो उनको इतनी ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, उनको इनहेल करने के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए होती है कि भाई 100 ml में 3 ml ऑक्सीजन आ जाए तो उससे क्या होगा ना, उनका काम चल जाएगा। सो दिस इज जस्ट सफिशियंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मैराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। तो उनके लिए ये जस्ट सफिशियंट है। इट लिक्विफाइज, भाई कौन लिक्विफाई कर रहा है? डाइऑक्सीजन। एट 90 केल्विन, तो 90 केल्विन पर वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब 90 केल्विन, इतने कम टेम्परेचर लाना पड़ता है तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन, और ये सॉलिड फॉर्म में कब आ जाता है? इसकी फ्रीजिंग कब हो जाती है? 55 केल्विन पर। मतलब इसको लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 90 केल्विन के टेम्परेचर पर, और इसको फ्रीज कर सकते हैं, वो जो लिक्विड बना है ना उसको हम फ्रीज कर सकते हैं 55 केल्विन पर। मतलब देखिए कितना नीचे ले जा रहे हैं टेम्परेचर, 90 केल्विन, कितना नीचे, समझ गए? ऑक्सीजन एटम हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप्स। भाई 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं इसके। इसको मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से अभी हटा देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम करते हैं डिस्कस आगे। अब देखिए यहाँ पर ये बोला है भाई डाइऑक्सीजन के ना 3 ऑक्सीजन एटम के, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ऑक्सीजन एटम के 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन एटम के 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। एक तो ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन 17 है और एक ऑक्सीजन 18 है। तो ये 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं बेटा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट्टा मार लेना पॉइंट का। क्या पॉइंट है?
O2 क्या है बेटा, O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, लिख दे रहा हूं यहां पर देख लो। O2 क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन अब पैरामैग्नेटिक तुम जान रहोगे कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है, नहीं, इसके अंदर बेटा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आया? O2 के अंदर क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डिस्पाइट इट इज पैरामैग्नेटिक। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है ये। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स। तो डाई ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है नियरली ऑल मेटल से, एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स। तो मेटल से भी रिएक्शन हो रही है डाई ऑक्सीजन की, नॉन मेटल से भी रिएक्शन हो रही है, एक्सेप्ट सम मेटल्स। जैसे भाई नोबल मेटल्स हैं हमारे, सोना चांदी है ना, प्लैटिनम, इन सब से रिएक्शन नहीं होती है ऑक्सीजन की, बाकी सभी मेटल और नॉन मेटल से हो जाती है। एंड सम नोबल गैसेस, ठीक है, बात समझे क्या, एक्सेप्ट सम मेटल्स एंड सम नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस से भी रिएक्शन नहीं हो रही है, और कुछ मेटल से, नोबल मेटल से भी रिएक्शन नहीं हो रही है, जो रिएक्टिव ही नहीं है। जैसे है ना सोना, इसीलिए तो महंगा है, प्लैटिनम इसीलिए तो महंगा है, क्योंकि वो उसका कलर फेड नहीं होता, वो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। मतलब अगर ये किसी से रिएक्शन करता है तो वो लगभग टाइम्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट निकालता है। जब भी ऑक्सीजन किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वहां पर हीट निकल रही होगी, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहां पर एनर्जी निकल रही होगी, ठीक है। विच हेल्प्स इन सस्टेनिंग द रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्शन को होने में मदद करती है, ठीक है, एनर्जी निकल रही है, उससे रिएक्शन हो रही होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो रिएक्शन को सस्टेन कराता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन, है ना, हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन some external heating is required as bond dissociation enthalpy of oxygen oxygen double bond is high. Very important point. अब देखो क्या है ये क्या है, ये है कि भाई कैल्शियम है हमारे पास, है ना, कैल्शियम है, और कैल्शियम की हमने रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। हमने बोला कि जी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने ना जी ऐसा बोल दिया। ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। भाई ऐसे गर्मी निकल रही होगी, है ना, बहुत तगड़ी वाली यहाँ से जब ये रिएक्शन हो रही होगी। तो अब देखो क्या है कि जब भी आप रिएक्शन कराओगे ना तो स्टार्टिंग में तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तुमको, स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझे, स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना ऐसा होता है शेप में, O डबल बॉन्ड हो, ये किसका स्ट्रक्चर बेटा, O2 का स्ट्रक्चर है ना, ये O2 का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना लगभग 493.4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। एक मोल के लिए हमें 493 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये O2 जो है ना, ये O2 टूट पाएगा। अब जब O2 टूट नहीं पाएगा तब तक रिएक्शन होगी नहीं, तो O2 को पहले तोड़ना पड़ेगा। O2 टूटेगा तो यहाँ पर रिएक्शन कैल्शियम के साथ होके CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का वो फॉर्मेशन कर देगा। आगे बात समझ में, चलो ऐसे यहाँ पर नीचे भी रिएक्शंस हो रही हैं, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो छाप लो फटाफट, रिएक्शंस ही तो हैं। अब इसमें क्या समझाना रिएक्शंस में, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P4O10 बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, ZnS जिंक सल्फाइड रिएक्ट करके O2 से ZnO बना रहा है, CH4 O2 से रिएक्ट करके CO2 और वाटर बना रहा है। ये वाली रिएक्शन तो क्या है, क्या है बेटा, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे होता है। चलो इसी बात पे छाप लो सब जो छापना हो तुम्हें, रिएक्शन वगैरह।
ठीक है, लिख लिया ना इतना? चलो अगर लिख लिया हो तुमने तो बता भी देना अगर तुम्हारा मन करता है बताने का। देखो अब तो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो बोल बोल के हार गया। अब तो भाई तुम्हारी इच्छा ही सर्वोपरि। यहाँ से मैं इसको यहाँ से रब कर दे रहा हूँ अब। ठीक है, इसको देते हैं हम मिटा और हम बात करते हैं आगे की। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे और देखिए, सम कंपाउंड्स आर कैटेलिटिकली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सम कंपाउंड्स आर कैटेलिटिकली ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या हो गया? कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। जैसे SO2 की रिएक्शन होती है बेटा O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज अ कैटेलिस्ट। ठीक है, तब जाके हमें SO3 मिलता है। बात समझे क्या? SO2 अगर O2 की रिएक्शन करानी है तो हमें कैटेलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें HCl और O2 की रिएक्शन करानी है और Cl2 और H2O बनाना है तो यहाँ पर हमको एक कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ CuCl2। तो यहाँ पर SO2 और HCl की रिएक्शन O2 के साथ हो तो जा रही है, लेकिन कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। बात समझ गए? तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं जो कैटेलिटिकली ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है SO2 और HCl का। ये सब ना आपको बार बार पढ़ना है भाई, याद रखना है सब। इसमें क्या लॉजिक दें हम, है ना? SO2 और HCl की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। वेरी सिंपल पॉइंट। अब इसको आपको जैसे याद कर पाओ, ठीक है भाई, कुछ कुछ महान व्यक्ति होते हैं इसको भी समझ के याद कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी लॉजिक निकाला जाता है। तो खैर आप ऐसी महानता बिल्कुल दिखा सकते हैं सर, है ना? तो ये वाला पॉइंट ऐसे फटाफट लिख लो। यहाँ पर SO2 और HCl को कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। और आज भी जो बच्चे लेक्चर नहीं देख रहे, अब तो क्या बोलूँ मैं उनको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं जल्दी। यूजेस में कुछ ऐसा खास है नहीं, तुम खुद भी पढ़ सकते हो, बट मैं एक बार आपके सामने रीड कर दे रहा हूँ। यूजेस में क्या है देखो, इन एडिशन टू इट्स इंपॉर्टेंस इन नॉर्मल रेस्पायरेशन, भाई तुमको रेस्पायरेशन में ज़रूरत पड़ता है ना, एंड कंबस्शन, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ कंबस्ट नहीं होती। कंबस्शन प्रोसेस, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में भी यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स, भाई मेटल्स में भी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे स्टील में यूज़ होता है, आगे हम पढ़ लेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज इन द हॉस्पिटल्स, भाई आपको रेस्पायरेशन प्रोसेस में ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन का, तो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। या हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएं, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग, या हम माउंटेनियरिंग कर रहे हो, मतलब पहाड़ी चढ़ रहे हो। द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रिमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स। ठीक है, तो रॉकेट में बहुत ज़्यादा वो प्रेशर देता है, बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करके देता है। कौन सा फ्यूल? हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को अगर हमने लिक्विड ऑक्सीजन में रखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? बहुत 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 ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा रॉकेट को। ठीक है, मतलब रॉकेट को ऊपर जाने में मदद करेगा। तो लो यहाँ से एक चीज़ याद रख लेना, ये तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ा देगा। ठीक है, तो यूजेस भाई जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, ये जीके के लिए है। तो जीके के लिए आप स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। ठीक है, फिर ऐसे जीके को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर केबीसी वेबीसी में जाओगे तो ऐसे करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, चलो तो ऐसे ही जीके स्ट्रॉन्ग करते रहना है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, इंडेक्स क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जिसमें 7.16 और 7.17 क्वेश्चन है, दो हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली? ठीक है, कौन ऐसा है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करता है? चलो आप ही बता दो इसका आंसर मुझे, अभी तो मैंने पढ़ाया है आपको। चलो भाई बता दो फटाफट, मुझे चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए तो है चैट बॉक्स, यूट्यूब ने तुम्हारे लिए बनाया था, तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, बताओ तो गलत बात है। करो, इस्तेमाल करो और जल्दी बताओ तो।
एक बार जल्दी से बता दो, फिर आगे बात करते हैं। अबे बोलो, इतना क्या टाइम लगाते हो तुम? हाँ जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी। कौन सा मेटल ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता? न जाने तुम्हारा लाइव कहाँ पर चलता है। लो मैं ही बता दे रहा हूँ, पीटी। ठीक है, क्योंकि नोबल मेटल है। यू नो कि एल्यूमिनियम, ओ सॉरी 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 सॉरी, गोल्ड और प्लैटिनम हमने अभी बोला था ना, रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया तो आ गया। अभी हमें फॉलोइंग रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, जिसमें पहली वाली तो हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन है। तो C2H4 की रिएक्शन हमने ना O2 से कराई है, और हमको क्या मिलेगा ये बताना है। तो भाई CO2 और वाटर मिलेगा। ठीक है, CO2 और वाटर मिलेगा, बात समझ गए। अब इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस तो तुम कर ही लोगे, कैसे करोगे बैलेंस बोलो? कर दें बैलेंस? चलिए, तो यहाँ पर 2 लगा दो क्योंकि 2 कार्बन है, तो 2CO2 हो गया, है ना। चलिए, और वाटर, वाटर को अब अभी हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है? 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन है टोटल, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 ऑक्सीजन बना देते हैं, तो यहाँ पर 3 लगा दो। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर बना देना भाई Al2O3। लो तुम्हारे लिए बना दिया। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की रिएक्शन करके क्या बनता है? Al2O3। बैलेंस कर देना इसको, तो यहाँ जाएगा 2Al2O3। ठीक है भाई, ये रिएक्शन बैलेंस भी कर दी लो हमने। ऐसे यार मतलब मज़ा नहीं दिलाते हो तुम लोग, मतलब ऐसे 6-7 लोग, 6-7 लोग तो देखते हो, ऐसे उम्मीदें तोड़ देते हो। आगे बढ़ते हैं। तो हमने डाइऑक्सीजन पढ़ लिया, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। ऐसे तुम्हारा काम भी मुझे मोटिवेट करने का है, मेरा काम तुम्हें मोटिवेट करने का, लेकिन तुम एक तरफा चलते हो। मैं तो करता हूँ तुमको, तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं और हम सिंपल ऑक्साइड, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, उस पर आ जाते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं ना आज। हाँ, सिंपल ऑक्साइड को भी ख़त्म कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद एनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, जैसे Al2O3 है, ठीक है, CO2 है, बात समझे, Al2O3 है, CO2, ये सब क्या है बेटा? ये सब ऑक्साइड्स हैं। क्योंकि क्या है ये क्या है? बाइनरी कंपाउंड है। किसका? ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट के साथ। एज ऑलरेडी स्टेटेड, ऑक्सीजन रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था मेटल से नॉन मेटल से इसकी रिएक्शन होती है, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, एक्सेप्ट AU और PT के साथ हमने वहाँ पर बोला था, और कुछ नोबल गैसेज हैं। इन मैनी केसेज वन एलिमेंट फॉर्म्स 2 और मोर ऑक्साइड्स। ठीक है, द ऑक्साइड्स वेरी वाइडली इन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्साइड्स बनाता है, और ऑक्साइड्स की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और उसका नेचर अलग अलग होता है, ये बात बोली गई है। अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन सी ऑक्साइड्स। देखो ऑक्साइड्स कैन बी सिंपल। सिंपल मतलब क्या है भाई? MgO बन गया, Al2O3 बन गया, ठीक है, या मिक्स्ड भी हो सकता है। मिक्स्ड बोले तो Pb3O4 Fe3O4, ठीक है, Pb3O4 Fe3O4। It's 20 hours. चलिए अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर।
सिंपल ऑक्साइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कैरेक्टर। तो सिंपल ऑक्साइड कैसे क्लासीफाई किया जा रहा है, एसिड है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर है। एन ऑक्साइड दैट कंबाइन विद वाटर टू गिव एन एसिड इज टर्म्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उसको हम यहाँ कर लेते हैं कवर। क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, कौन सा ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है। अब यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है वो देखिए ध्यान से, ऐसा ऑक्साइड जो वाटर से कंबाइन करता है और वो एसिड देता है। मतलब ऐसा कोई ऑक्साइड है हमारे पास जो वाटर से कंबाइन करके एक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है कि हमारे पास एक ऑक्साइड है और वो वाटर से रिएक्ट करके एक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो इस ऑक्साइड को हम बोलते हैं बेटा एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। जैसे यहाँ पर कुछ एसिडिक ऑक्साइड दिया है जैसे SO2, तो SO2 वाटर से रिएक्ट करके H2SO3 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। SO2 वाटर से रिएक्ट करके H2SO3 का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर हमने एक एसिड मिल रहा है। ऐसे ही Cl2O7 है, CO2 है, N2O5 है। अच्छा, जो एग्जाम्पल्स NCERT में दिए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमको ना एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक ऑक्साइड, तो कुछ एसिडिक ऑक्साइड के मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, ऐसे ना तुम्हें रट लेना है। ये एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, SO2, ठीक है, Cl2O7, CO2 और N2O5। एक थंब रूल भी याद होगा तुम्हें, वो थंब रूल क्या है कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं तो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी याद कर लेना बेटा, SO2 और H2O की रिएक्शन होके H2SO3 मिल रहा है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। चलिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा भी है एज अ जनरल रूल ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बट ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो हैव एसिडिक करेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकती हैं इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना कि ऐसा नहीं है मेटेलिक ऑक्साइड्स विल ऑलवेज बी बेसिक, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं अगर वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे यहाँ पर कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं Mn2O7, CrO3, V2O5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंपॉर्टेंट रखना थोड़ा सा, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखो ध्यान से, some metallic oxide are also acidic, some metallic oxides are also acidic, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स क्या है, Mn2O7, CrO3 और V2O5, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। Mn2O7, CrO3, V2O5 ये हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं विच आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। अभी आगे क्या है, ऑक्साइड्स विच गिव अ बेस विद वाटर, ठीक है, ऑक्साइड विच गिव अ बेस विद वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड। जैसे एसिडिक में था कि कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्ट करके वाटर से रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करता है उसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, और कोई ऐसा ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करके बेस का फॉर्मेशन करता है तो ऐसे ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एज अ जनरल रूल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एज अ जनरल रूल इन जनरल, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। जैसे Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड सॉरी। For example, calcium oxide combine with water to give calcium hydroxide a base. तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
तो वो एक बेस है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड। बात समझ गए आप? तो फटाफट अगर आपको लिखना है तो लिख लो, फिर हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। सम मेटेलिक ऑक्साइड्स, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, एग्जिबिट अ ड्यूल बिहेवियर, ठीक है, दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ड्यूल बिहेवियर मतलब एसिड भी होते हैं, एसिड जैसा बिहेवियर भी शो करते हैं और बेस जैसा बिहेवियर भी शो करते हैं। तो ऐसे पता है V2O5 क्या है? V2O5 क्या है बताया तो मैंने, एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है V2O5, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हैं, ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं, एसिड भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और बेस की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। अब देखो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड भी हैं और बेस भी हैं, जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे लिखा है, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज एल्कलीज, तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज एल्कलीज, तो Al2O3 दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो Al2O3 की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें एक कंपाउंड मिल गया एल्यूमिनियम हाइड्रेट के फॉर्म में, ना AlH2O6 और 6Cl माइनस मिल गया। ऐसे अगर Al2O3 के NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम, ठीक है, यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा। बात समझे? तो यहाँ पर इस तरीके से ये HCl के भी साथ रिएक्शन करता है और NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है। बात समझे? अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। देखो, देयर आर सम ऑक्साइड्स विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक, सच ऑक्साइड्स आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे CO है, ठीक है, NO है, CO है, NO है और N2O है, ये सब क्या है बेटा? ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये सब नाम मतलब एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ना एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन है? जो ना एसिड है और ना बेस है, उनको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे CO, NO, N2O, CO, NO और N2O। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया है ना। सो नाउ ओजोन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे क्या, अब मैं तो ऐसे ही डाल दूंगा, ऐसे रात रात में रिकॉर्ड कर करके डाल दिया करूंगा, तुम आते हो नहीं देखने। तो चलते हैं हम, रात में ऐसे रिकॉर्ड कर करके डाल दिया करूंगा, तुम्हें जब कभी भी देखना है तो फिर कोई भी टाइम रखूं, क्या फ़र्क पड़ता है तुमको। कहाँ गया? चलिए भाई, तो सेशन एंड कर देते हैं। दी एंड। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.